Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we are going to discuss last stage of cellular respiration, which is respiratory chain. So we know that there are 4 stages of cellular respiration. First one is glycolysis, second is pyruvic acid oxidation, third is Krebs cycle or citric acid cycle, and fourth one is respiratory chain. Glycolysis, pyruvic acid oxidation, Krebs cycle और citric acid cycle को हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स के दौरान, और इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे रिस्पायरेटरी चेन को. What is glycolysis? Glycolysis is the breakdown of glucose up to the level of pyruvic acid. ये वो स्टेजेस हैं जिनके दौरान ग्लूकोज को चेंज किया जाता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में. इस दौरान ग्लूकोज से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है. 4 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में. ये जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं NAD को, और NAD किस में चेंज हो जाता है? NADH में. इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ATP की फॉर्मेशन भी होती है. नेट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारे पास 2 ATP बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान. अगर हम देखें तो 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं और साथ में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के? 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में. नेक्स्ट स्टेज है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन. पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल जो पायरुवेट के क्रिएट होते हैं इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में. क्यों ऑक्सीडाइज किया जाता है? क्योंकि पायरुवेट डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और डायरेक्टली Krebs साइकिल में इंटर नहीं हो सकता, जिसके अंदर इसका फाइनल ब्रेकडाउन होना है. सबसे पहले पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन रिमूव हो जाता है. इसके बाद इसमें 2 कार्बन रह जाते हैं और ये एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है. एसीटेट के साथ देन अटैच होता है कोएंजाइम A और एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A में. इस दौरान कोएंजाइम A से भी और एसीटेट से भी हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे ये ट्रांसफर होते हैं NAD की तरफ. NAD किस में चेंज हो जाएगा? NADH में. तो यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल बनता है जब एक पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A में. लेकिन ओवरऑल जब एक ग्लूकोज ब्रेक होता है तो 2 पायरुवेट क्रिएट होते हैं. इस वजह से हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे और इस दौरान टोटल हमारे पास NADH कितने बनेंगे? 2. नेक्स्ट स्टेज इज Krebs साइकिल. Krebs साइकिल में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इंटर होगा. इसके बाद ये कंबाइन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से जिसे कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट. ऑक्सैलो एसीटेट से जब ये कंबाइन होगा तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है सिट्रेट. सिट्रेट देन आइसोमराइज होता है आइसोसिट्रेट में. आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी और इसके साथ साथ इसमें से एक कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी तो यहाँ पे NADH भी बनेगा. एक कार्बन आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में. इसके बाद अगेन फिर यहाँ पे एक कार्बन रिमूव होगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीडेशन भी होगी अल्फा कीटोग्लूट्रेट की. मीन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे NAD को. NAD किस में चेंज हो जाएगा? NADH में. तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन निकल गया, साथ में इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो बनता है सुक्सिनाइल कोएंजाइम A. कोएंजाइम A भी अटैच हो जाएगा यहाँ पे तो सुक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा. कोएंजाइम A जब डिटैच होता है ना सुक्सिनेट ग्रुप से तो यहाँ पे इसकी डिटैचमेंट से फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये एनर्जी GTP की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, इससे बनती है GTP. देन GTP अपना फॉस्फेट ट्रांसफर कर देती है ADP को. तो यहाँ पे ADP जैसे ही GTP से फॉस्फेट लेगा ADP किस में चेंज हो जाएगा? ATP के अंदर. और सुक्सिनाइल कोएंजाइम A किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्सिनेट में, जिसमें 4 कार्बन मौजूद हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और सेंटर में 2 CH2 हैं. देन सुक्सिनेट की डिहाइड्रोजनेशन होती है. यहाँ पे जो डिहाइड्रोजनेशन करने वाला कोएंजाइम है वो FAD है, ठीक है. तो FAD किस में चेंज हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, FADH2 बनेगा और सुक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में. फ्यूमरेट में फ्यूमरेज एंजाइम देन वाटर ऐड करता है तो फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेलेट में. और मेलेट की अगेन डिहाइड्रोजनेशन होगी. डिहाइड्रोजनेशन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे NAD को. NAD चेंज हो जाएगा NADH में, ये रिड्यूस हो जाएगा, मेलेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में. Krebs साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो एक एसिटाइल कोएंजाइम A जब Krebs साइकिल में इंटर होता है तो इससे एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है
और इससे 3 बनते हैं NADH, साथ में इसके साथ साथ एक FADH2 का मॉलिक्यूल भी क्रिएट होता है। तो टोटल हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम हैं? 2 एसिटाइल कोएंजाइम हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो दोनों के दोनों क्रब साइकिल में बारी बारी इंटर होंगे और दोनों से टोटल हमारे पास नेट प्रोडक्शन FADH2 की, NADH और ATP की देखें तो वो क्या होगी? NADH कितने बनेंगे? 6, ATP के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2 और FADH2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। Next is the last stage of cellular respiration, that is respiratory chain. Respiratory chain में क्या होता है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन में हमने फर्स्ट 3 स्टेजेस को डिस्कस किया है, ग्लाइकोलाइसिस को, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को और क्रब साइकिल को। अगर हम इन स्टेजेस को देखें तो इन स्टेजेस में ओवरऑल एटीपी की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनते हैं, जबकि क्रब साइकिल के अंदर भी 2 ATP बनते हैं। तो ये जो ATP हैं ये इनफ नहीं होते सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो बाकी एटीपी कहाँ से आएगी? बाकी एनर्जी किस तरह से जनरेट की जाती है? वो जनरेट की जाती है NADH से। इस तरह हमने देखा कि क्रब साइकिल हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन हो, इन सब के दौरान NADH एंड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। मीन रिड्यूसिंग पावर स्टोर की जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं और हाइड्रोजन ट्रांसफर किए जाते हैं NAD को, और NAD ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है स्टोर करता है और किस में चेंज हो जाता है? NADH में। तो NADH और हाइड्रोजन ये देन ट्रांसफर करते हैं हाइड्रोजन एटम रिस्पायरेटरी चेन को, या इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेंगे रिस्पायरेटरी चेन को, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो सेलुलर रिस्पायरेशन के साथ मौजूद होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और एनर्जी जनरेट की जाती है। सो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लूकोज से हाइड्रोजन आयंस भी रिमूव होते हैं, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन का भी रिमूवल होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्लूकोज से जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं ये ट्रांसफर किए जाते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जो इन हाइड्रोजन को लेके देन किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। इसी तरह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू। ये जब कैरियर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिलीज करते हैं और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? ATP में। और जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है देन ये ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन से और हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की और हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो ये रिड्यूस हो जाएगा और अपनी रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा वाटर में। तो हमने डिस्कस किया था सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर के एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमने पिछले 3 स्टेजेस में कहीं पे ऑक्सीजन का रोल नहीं देखा, ना ग्लाइकोलाइसिस में, ना पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, ना क्रब साइकिल में। तो ऑक्सीजन अपना रोल कहाँ प्ले करती है? रिस्पायरेटरी चेन के अंदर। और सबसे ज़्यादा ATP की फॉर्मेशन भी रिस्पायरेटरी चेन में ही होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स में, और फाइनली इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप से गुजरने के बाद फाइनल जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, लास्ट एक्सेप्टर, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं वाटर में। सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेटरी चेन? रिस्पायरेटरी चेन के अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंस मौजूद होती हैं जो रिस्पायरेटरी चेन में पार्टिसिपेट करती हैं। कंपोनेंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी चेन स्टार्ट होती है एक कोएंजाइम Q से। दिस कोएंजाइम Q इज प्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रिस्पायरेटरी चेन। देन हमारे पास एक सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स मौजूद होती है। डिफरेंट साइटोक्रोम एंजाइम होंगे जिसमें आता है B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ये साइटोक्रोम्स मौजूद होते हैं। और सबसे लास्ट कंपोनेंट है रिस्पायरेटरी चेन का, जो सबसे लास्ट पे सब्सटेंस मौजूद होती है, वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। लास्ट पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तरफ। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटरमीडिएट्स होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी साइटोक्रोम मौजूद थे और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है? दीज कंटेन हेम ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट चेंज द वैलेंसी ऑफ आयरन एटम। तो साइटोक्रोम वो प्रोटीन है, वो एंजाइम है जिनके अंदर हेम ग्रुप मौजूद होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप।
प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोफैक्टर्स को कहा जाता है। और यहाँ पे जो कोफैक्टर्स मौजूद है वो है हेम, और हेम के अंदर मौजूद होता है आयरन एटम। तो आयरन एटम की वैलेंसी चेंज होती है, जैसे ये Fe3 पॉजिटिव से किस में जाएगा, फेरिक से किस में जाएगा, फेरिक में, ठीक है, फेरिस में जाएगा, 2 पॉजिटिव में चला जाएगा जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह जब आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में। तो आयरन की वैलेंसी चेंज होती है, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे एक साइटोक्रोम C दिखाया गया है जिसके अंदर ये हेम ग्रुप है, इसका प्रोस्टैटिक ग्रुप है, ये बाकी प्रोटीनिक पोर्शन है इसका, और यहाँ पे सेंटर में क्या चीज मौजूद है, ये इसका प्रोस्टैटिक ग्रुप है। हेम जो ग्रुप है इसके अंदर एक पोरफायरन रिंग मौजूद होती है जो 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनती है, और ये जो 4 पायरोल रिंग है इनके कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन सेंटर में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं एक आयरन एटम से। तो ये हेम ग्रुप का स्ट्रक्चर है। ये हेम ग्रुप वही हेम ग्रुप है जो हीमोग्लोबिन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये वही हेम ग्रुप है जो साइटोक्रोम C में भी मौजूद है। इसके अंदर भी आयरन एटम मौजूद होता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन कैरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन रिस्पायरेटरी चेन के अंदर इसका रोल किसके अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेटरी चेन? पाथवे के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले NADH को ऑक्सीडाइज करता है कोएंजाइम Q। सबसे पहले रिस्पायरेटरी चेन में कोएंजाइम Q प्रेजेंट होता है, तो ये NADH को ऑक्सीडाइज करेगा। मीन जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन को ये विथड्रॉ करेगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा और NADH को ये ऑक्सीडाइज कर लेगा। कोएंजाइम Q से देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम B को। तो हम ये कह सकते हैं साइटोक्रोम B साइटोक्रोम कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज करता है। इसी तरह साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे साइटोक्रोम C को, तो साइटोक्रोम B को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, साइटोक्रोम C। देन साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करता है एक साइटोक्रोम का कम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है साइटोक्रोम A एंड A3। ये दोनों कम्प्लेक्स जो हैं, ये दोनों साइटोक्रोम इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं कम्प्लेक्स की फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज करते हैं साइटोक्रोम C को, इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स के पास आ गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। साइटोक्रोम A को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एटम एट द एंड ऑफ रिस्पायरेटरी चेन प्रेजेंट होता है। और सबसे फाइनल एक्सेप्टर अगर हम देखें या लास्ट एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो क्या है, ऑक्सीजन एटम। सो फर्स्ट स्टेज क्या है सेलुलर रिस्पायरेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH बाय कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज करता है NADH को। तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, क्रब्स साइकिल में और पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन के दौरान जो NADH प्रोड्यूस होते हैं वो देन किसके अंदर एंटर होंगे, रिस्पायरेटरी चेन के अंदर। रिस्पायरेटरी चेन में सबसे पहले NADH को रिड्यूस करता है कोएंजाइम Q, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है NADH रिडक्टेज। ये क्या करता है, ये NADH से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। NADH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2। एक NAD से रिमूव होगा तो NAD किस में चेंज हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में, और दूसरा हाइड्रोजन से रिमूव होगा तो हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, H पॉजिटिव में। 2 हाइड्रोजन आइन आ गए हमारे पास, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन NADH से जो है रिमूव होंगे। NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इससे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी। NADH रिडक्टेज देन क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। NADH रिडक्टेज से देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कोएंजाइम Q की तरफ। सबसे पहले क्या चीज मौजूद होती है, कोएंजाइम Q। तो जो इलेक्ट्रॉन NADH रिडक्टेज NADH से रिमूव करता है उनको ये किसकी तरफ ट्रांसफर कर देगा, कोएंजाइम Q की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कोएंजाइम Q की तरफ, तो NADH से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गया, इस वजह से NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कोएंजाइम Q क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो कोएंजाइम Q NADH रिडक्टेज को या NADH को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, मीन इनसे इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए कोएंजाइम Q की तरफ,
और NADH ऑक्सीडाइज हो गया। इस स्टेप के दौरान फ्री एनर्जी जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है NADH से कोएंजाइम Q की तरफ, तो यहाँ पे फ्री एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी यूज की जाती है ADP के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन के लिए। यहाँ पे ADP के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा और ADP किस में चेंज हो जाएगी, ATP में। तो जब NADH इंटर होता है रिस्पायरेटरी चेन में और इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं कोएंजाइम Q की तरफ, कोएंजाइम Q रिड्यूस हो जाएगा और NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है ATP का। फर्स्ट स्टेप में ही फर्स्ट मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। देन अगर हम देखें तो साइटोक्रोम Q को या कोएंजाइम Q को कौन ऑक्सीडाइज करता है, साइटोक्रोम B। ठीक है, साइटोक्रोम B कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B की तरफ। कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। सो यहाँ पे कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो इसने किससे ड्रॉ किए थे, विड्रॉ किए थे NADH से। NADH से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कोएंजाइम Q के पास मौजूद हैं। कोएंजाइम Q रिड्यूस फॉर्म में है, तो इससे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम B की तरफ। जब यहाँ से कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो कोएंजाइम Q क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम B क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम देखें तो इस स्टेप को अगर हम देखें तो अगर NADH है तो NADH सबसे पहले जब कोएंजाइम Q को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट स्टेप में ही ATP प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम FADH2 की बात करें तो FADH2 से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और कोएंजाइम Q की तरफ ट्रांसफर होते हैं, मीन FADH2 को जब ऑक्सीडाइज करेगा कोएंजाइम Q तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होती। कोएंजाइम Q की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ATP की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे कोएंजाइम Q को तो ATP की प्रोडक्शन होती है, लेकिन FADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कोएंजाइम Q को, कोएंजाइम Q इससे रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन को, FADH2 को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा। FADH2 किस में चेंज हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो FAD पॉजिटिव में, और इस स्टेप के दौरान कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसी तरह फिर आगे से सेम प्रोसेस है, यहाँ से कोएंजाइम Q की तरफ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, साइटोक्रोम B की तरफ। तो साइटोक्रोम B देन कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो थर्ड स्टेप में साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम C। मीन B से इलेक्ट्रॉन अब किसकी तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम C की तरफ। तो साइटोक्रोम B रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कोएंजाइम Q ने ट्रांसफर किए हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम C को, तो साइटोक्रोम C साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज कर देता है और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगेन इस स्टेप के अंदर जब साइटोक्रोम B और C के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, B से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं साइटोक्रोम C को, तो दोबारा यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिससे ADP के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगेन फॉर्मेशन ऑफ ATP होगी, ADP के अंदर एक फॉस्फेट ऐड होगा तो यहाँ पे ATP का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस स्टेप के अंदर जो मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ ये सेकंड ATP का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, पहला ATP का मॉलिक्यूल तब बनेगा जब NADH से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कोएंजाइम Q की तरफ जाएंगे। कोएंजाइम Q NADH को ऑक्सीडाइज करेगा और सेकेंड ATP का मॉलिक्यूल तब बनेगा जब साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम C की तरफ। नेक्स्ट स्टेज इज द ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम C बाय साइटोक्रोम A एंड A3। सो इस स्टेप के अंदर साइटोक्रोम C जो है ये देन रिड्यूस करता है टू एंजाइम्स को कॉल्ड साइटोक्रोम A एंड A3। ये एक बेसिकली कम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम A एंड A3 ये कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो इन्हें हम साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो ये साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स जो है ये साइटोक्रोम C को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जो इसके पास मौजूद हैं ये रिड्यूस स्टेट में है, इसके पास B से इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन देन ये ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गए, साइटोक्रोम A के कम्प्लेक्स की तरफ। तो ये साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, साइटोक्रोम C को। मीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से विदड्रॉ कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए हैं ये इसे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर देगा।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है साइटोक्रोम ए की बाय ऑक्सीजन। तो सबसे फाइनल एक्सेप्टर है ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, साइटोक्रोम ए को ऑक्सीडाइज करता है, ये साइटोक्रोम ए कम्प्लेक्स को ये ऑक्सीडाइज करेगा, ए एंड A3 जो है ये इकट्ठे मौजूद होते हैं, इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, फाइनल एक्सेप्टर की तरफ, वो है ऑक्सीजन एटम। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जो रिस्पिरेटरी चेन के अंदर मौजूद है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, वो है ऑक्सीजन एटम। तो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम ए से, यहाँ पे साइटोक्रोम ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे साइटोक्रोम ए कम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम ए कम्प्लेक्स को, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, साइटोक्रोम ए की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है। वाटर किस तरह बनेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ऑक्सीजन के अंदर, प्लस साथ में 2 हाइड्रोजन आयन भी ऐड होंगे। जो NaDH के साथ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, जो इससे रिमूव होंगे, वो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर। तो 2 हाइड्रोजन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हाफ ऑक्सीजन एटम के अंदर, या सॉरी हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर ऐड होंगे और ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगी। इस स्टेप के अंदर अगेन यहाँ पे जब ट्रांसफर होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा साइटोक्रोम ए कम्प्लेक्स से, तो अगेन यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ATP की। यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होगी, ADP के अंदर एक फॉस्फेट ऐड किया जाएगा, जो यहाँ पे फ्री एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को यूज किया जाएगा ADP के अंदर एक फॉस्फेट ऐड करने में। तो यहाँ पे अगेन ATP की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल क्रिएट होगा। पहला मॉलिक्यूल NaDH से कोएंजाइम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब बनेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल B एंड C साइटोक्रोम के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वहां पे बनेगा। और थर्ड मॉलिक्यूल तब बनेगा ATP का जब फाइनली साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ। सो ओवरव्यू अगर हम लें तो सबसे पहले हमारे पास NaDH जैसे ही रिस्पिरेटरी चेन में एंटर होता है, NaDH रिडक्टेज इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। NaDH किस में चेंज हो जाएगा, NaD पॉजिटिव में। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होंगे इससे वो NaDH रिडक्टेज को रिड्यूस कर देंगे। NaDH रिडक्टेज से देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, NaDH के इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोएंजाइम Q की तरफ जाएंगे, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। फ्री एनर्जी जो रिलीज होगी, इससे फॉर्मेशन ऑफ ATP होगी। देन कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, साइटोक्रोम B की तरफ। साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज करेगा कोएंजाइम Q को, और देन इसी तरह साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम C। B से जब C के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, अगेन यहाँ फ्री एनर्जी रिलीज होगी और इस फ्री एनर्जी को यूज किया जाएगा ATP की फॉर्मेशन में। इसी तरह साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें A एंड A3 होगा। पहले A मौजूद होता है, देन A3 होगा। यहां से फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फाइनल एक्सेप्टर की तरफ, दैट इज ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेगा, साथ में हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा वाटर में। अगेन इस स्टेप में थर्ड मॉलिक्यूल बनेगा ATP का। इसी तरह अगर हम FADH2 की बात करें ना, तो FADH2 को जब कोएंजाइम Q रिड्यूस करता है तो फर्स्ट स्टेप में ATP की प्रोडक्शन नहीं होती। NADH की जब रिडक्शन होती है, इसको कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज करता है, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी जब इसकी, तो इसकी ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और साथ में ATP भी बनती है फर्स्ट स्टेप में ही। लेकिन जब FADH2 एंटर होता है रिस्पिरेटरी चेन के अंदर और इसको ऑक्सीडाइज करता है कोएंजाइम Q, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो FADH2 से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कोएंजाइम Q की तरफ, तो यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। लेकिन इसी तरह कोएंजाइम Q से देन इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B की तरफ, साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम C, तो यहाँ पे ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। FADH2 यहाँ से एंटर हुआ, कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B की तरफ, साइटोक्रोम B से जाएंगे साइटोक्रोम C की तरफ, और साइटोक्रोम B एंड C के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो यहाँ ATP का एक मॉलिक्यूल बनेगा। देन C से जाएंगे A की तरफ, A ऑक्सीडाइज करेगा C को,
ए को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन एटम, तो लास्ट स्टेप में अगेन क्या प्रोड्यूस होगा, सेकेंड एटीपी का मॉलिक्यूल। तो FADH2 को ऑक्सीडाइज किया जाता है जब रिस्पायरेटरी चेन के अंदर, तो इससे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि अगर हम NADH की बात करें तो NADH की जब ऑक्सीडेशन होती है रिस्पायरेटरी चेन में, तो इससे कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी। सो टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन की स्टेजेस में सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नेट प्रोडक्शन क्या है एटीपी की, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ में इसमें बनते हैं 2 NADH। एक NADH जब रिस्पायरेटरी चेन में जाएगा तो इससे कितने एटीपी बनेंगे, 3। एक से कितने बनते हैं, NADH से 3 बनते हैं, तो यहाँ पे 2 NADH हैं, तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे जब ये जाएंगे रिस्पायरेटरी चेन के अंदर, 6 एटीपी। इसी तरह सेकेंड स्टेज है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो एटीपी तो नहीं बनते, लेकिन बनते हैं NADH, 2 NADH बनेंगे। ये NADH अगेन जब जाएंगे रिस्पायरेटरी चेन के अंदर तो इनसे कितने एटीपी के मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे, 6। एक से 3 बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 2 से 6 बनेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है सेलुलर रिस्पायरेशन की क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 क्रेब्स साइकिल रन करते हैं, तो टोटल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। इसी तरह NADH कितने बनेंगे, 6। एक क्रेब्स साइकिल में 3 बनते हैं, तो टोटल यहाँ पे 2 क्रेब्स साइकिल हैं, तो 6 NADH के मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं। 6 NADH के मॉलिक्यूल जब रिस्पायरेटरी चेन में जाएंगे तो एक NADH से 3 बनते हैं एटीपी, 3 एटीपी क्रिएट होते हैं, तो 6 से कितने क्रिएट होंगे, 18। यहाँ पे 18 एटीपी के मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे। इसी तरह FADH2 भी बनता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, 2 FADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो FADH2 जब रिस्पायरेटरी चेन में ऑक्सीडाइज होगा, इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा रिस्पायरेटरी चेन के अंदर, तो रिस्पायरेटरी चेन में इससे कितने एटीपी बनते हैं, एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं FADH2 के, तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे, 4। तो अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी को काउंट करें तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल एटीपी कितने बन रहे हैं, 8। 6 + 2 8। इसी तरह पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 एटीपी। और अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में 18 + 2 + 4 कितने बनेंगे, 24 एटीपी। और ये कंबाइनली हमारे पास जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और वो सेल्यूलर रिस्पायरेशन के दौरान सारी स्टेजेस से गुजरता है, ग्लाइकोलाइसिस से, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से, क्रेब्स साइकिल से एंड देन रिस्पायरेटरी चेन से, तो इससे टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं, 38। ठीक है, 6 + 2 + 24 कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल। सो एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जब उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में ब्रेक किया जाता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाएगा, रिस्पायरेटरी चेन भी इन्वॉल्व होगी, तो देन टोटल कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।